हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे अभी जगदेव सर के द्वारा जो लिखा गया हैंड रिटन नोट्स जो हर सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, लगभग 9 सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, उसको अभी हम अपने चैनल पे जो है क्लास ला रहे हैं फ्री में। ठीक है। और ये सब आप लोगों के कहने पे ही ला रहे हैं। ठीक है। अभी हम ऑलरेडी हिस्ट्री का 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना देंगे और सारा वीडियोज़ को जो है हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। ठीक है। जैसे हिस्ट्री का पढ़ा रहे तो हिस्ट्री का कर देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। ठीक है। यानी हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हम अलग अलग बना देंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा मिले। ठीक है। ताकि वीडियो आपको बार बार खोजना न पड़े। और हर वीडियो में जो है हम नंबरिंग कर रहे हैं। पहला वीडियो में 1 नंबर, दूसरा वीडियो में 2 नंबर, ऐसे हम देखिएगा थंबनेल में मेरा नंबरिंग लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतिहास का क्या नंबर है। ठीक है। चलिए, और आपसे एक विनती है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो फाइनली चलिए चलते हैं। अब हम लोग जो है अभी पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री में ये देखिए पाषाण काल जो है अपना ख़त्म कर दिए हुए हम लोग। ठीक है। यहाँ पे जो है पाषाण काल हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं और सिंधु सभ्यता भी ख़त्म कर लिए हुए हैं और वैदिक सभ्यता ख़त्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी ख़त्म हो गया है। आज जो हमारा जो हम आज क्लास करने वाले हैं वो मगध पढ़ने वाले हैं। मगध साम्राज्य का हम लोग का 2 वीडियो होगा। ठीक है। ये पहला वीडियो है मगध साम्राज्य का। एक अब जो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मगध साम्राज्य का दूसरा वीडियो होगा। ठीक है। चलिए मगध साम्राज्य शुरू किया जाए। कहाँ गया भाई? तेरी के 1 मिनट या 26। चलिए, तो अपना मगध साम्राज्य का यहाँ पेज नंबर आ गया है। तो दोस्त, आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं नोट्स PDF, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम ऑलरेडी जो है PDF अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है मगध साम्राज्य। ठीक है। मगध साम्राज्य का उल्लेख पहली बार कहाँ मिला है? अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद में पहली बार मगध साम्राज्य के बारे में बताया गया है। प्राचीन मगध की संस्थापक कौन है? तो बृहदत्त महाभारत प्राचीन मगध की संस्थापक है। बृहदत्त कौन है? तो बृहदत्त है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक है। और बृहदत्त का पुत्र कौन है? तो ये जरासंध है। ठीक है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला 7 वंश, मगध साम्राज्य पर कुल 7 वंश ने जो है इस पर शासन किया हुआ है। ठीक है। 7 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश। ठीक है। 5वां है शुंग, 6ठा है कण्व वंश, 7वां है सातवाहन। 7 और 7। ठीक है। तो लास्ट में सातवाहन, इसे याद कर सकते हैं आप। इसको याद करने का ट्रिक है। देखिए यहाँ पे जो है याद करने का ट्रिक दिया हुआ है, हसीन मशूक सा। ठीक है। हसीन मशूक सा। अगर आप इस ट्रिक को याद के रखिएगा तो आपको जो है मगध साम्राज्य पे जितने भी शासक इस पर शासन किए हुए हैं वो आपको याद रहेगा। हसीन मशूक सा। ठीक है। यहाँ पे ह से है हर्यक वंश, सी से है शिशुनाग वंश, न से है नंद वंश, और यहाँ पे मशूक में म से है मौर्य वंश, और सु से है शुंग वंश, और क से है कण्व वंश, और लास्ट में स से है सातवाहन वंश। ठीक है। सातवाहन है तो इस लास्ट में 7 लिखा हुआ तो 7वां वंश सातवाहन है। ठीक है। अब देखिए हर एक वंश का जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है संस्थापक और अंतिम शासक। ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। क्वेश्चन जब भी आप लोग भी अगर पढ़ते होंगे तो आपको दिखता होगा कि सीधे ही वंश का आपको संस्थापक पूछता होगा और नहीं तो वंश का शासक पूछता होगा, अंतिम शासक। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। ठीक है। और अंतिम शासक है नागदशक। इसको आप लोग जो है मतलब 1 बार 2 बार देखिएगा तो आपको हमेशा बार बार देखते रहिएगा तो आपको यह याद हो जाएगा। ठीक है। शिशुनाग वंश का जो है संस्थापक है शिशुनाग और अंतिम शासक है नंदीवर्धन। नंद वंश का जो शासक था, जो संस्थापक था वो है
महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद। और जो अंतिम शासक था वो है घनानंद। और ये पूछता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था घनानंद। और घनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का जो है स्थापना करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हो जाएंगे मौर्य वंश का संस्थापक, और बृहदत्त जो है इसका लास्ट शासक यानी कि अंतिम शासक है मौर्य साम्राज्य का। शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग है, और उनका जो अंतिम शासक है वो है देवभूति। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा है, ठीक है। ये जो नोट्स है इसीलिए बेस्ट है क्योंकि इस नोट्स में इसी तरीके से दिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछता है। इसलिए हम बार बार आपको हर वीडियो में बोल रहे हैं कि ये नोट्स नहीं है, आपका सिलेक्शन का सोर्स है, ठीक है। किसी का बात नहीं सुनना है, आपको लूसेंट भी पढ़ना है और ये नोट्स भी पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट आपको पढ़ना है और ये नोट्स भी पढ़ना है, ठीक है। नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये माइंड मैप तैयार कर देता है और ये आप भूलिएगा नहीं बाद में, ठीक है। कण्व वंश का जो संस्थापक है वासुदेव, कण्व वंश वासुदेव, और सुशर्मा इन जो है कण्व वंश का अंतिम शासक हो गया। सातवाहन वंश का सिमुक और यज्ञश्री सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। अंतिम महान शासक जो है सातवाहन वंश का यज्ञश्री सातकर्णी है। चलिए अब हम सातों वंश को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर्यक वंश, पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है 544 से BC से लेकर 412 BC के बीच में है, यानी कि इसे ईसा पूर्व में है हर्यक वंश। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का स्थापना किए थे, ठीक है, अभी पढ़े। और इसकी जो राजधानी था राजगृह था। पहले राजगृह का नाम क्या था, गृहब्रज था। गद्दी पर बैठा 544 BC में, ठीक है। और 540 BC में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो आप क्या कह सकते हैं कि महावीर स्वामी किसके समकालीन थे, बिंबिसार के समकालीन थे, ठीक है, क्योंकि उनका जन्म 540 BC में हुआ था। और इनका शासक भी जो है देखिए, और बिंबिसार मरे थे 492 में, तो कम से कम 540 से लेकर 491-92 तक तो जो है महावीर स्वामी साथ में रहे कि नहीं रहे, तो साथ में ही रहे होंगे, तो समकालीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध भी बिंबिसार के समकालीन होंगे इसी तरह से, ठीक है। 52 वर्ष तक शासन किए, ठीक है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश पे जो है 52 वर्ष तक शासन किए, जो कि सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला था। ये अपने शक्तिशाली बनने के लिए वैवाहिक संबंध किए, ठीक है। अपना शासन को जो है शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक संबंध किए, ठीक है। सबसे शादी करता था और जो है उसको दहेज वेज में जो है बहुत सारा जो है देश वेश जो है जगह जो है इसको दहेज के रूप में मिलता था। जैसे देखिए शादी किया वो कम से कम 4 लोगों से, महाकौशला से शादी किया, चेलना से शादी किया, क्षेमा से शादी किया, नर्तकी अम्रपाली से शादी किया, ठीक है। तो जब महाकौशल से शादी किया तो उसको कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन दहेज में काशी, ठीक है। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी किए, ठीक है, जो महाकौशला नाम था, और दहेज में उसको काशी मिल गया, ठीक है। तो काशी मिल गया तो उसका क्या हुआ, उसका शासन जो है शक्तिशाली हुआ कि नहीं, उसको काशी जो है दहेज में मिल गया, तो वहाँ उनका क्षेत्र फैला। तो चेलना, जब चेलना से लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री, ठीक है, ये सब भी एग्जाम में पूछता है, पूछ देगा कि कौशल नरेश में उस समय कौन राजा थे, तो प्रसेनजीत। जब प्रसेनजीत की बहन तो वही प्रसेनजीत राजा ही होंगे। क्षेमा मध्य प्रदेश की राजकुमारी था, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजकुमारी, और ये उनको जो है पंजाब मिला था। नर्तकी अम्रपाली, ठीक है, एक वेश्या थी, ठीक है, और उनसे जो संतान मिला था, यानी कि से बिंबिसार जब अम्रपाली से शादी किए और उन लोग का जो बच्चा हुआ तो संतान जो है वहाँ से जीवक पैदा हुआ। जीवक, जो हम लोग जीवक के बारे में पढ़ते हैं ना, जो जीवक चिकित्सक था, वो जीवक जो है बिंबिसार का ही बेटा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अंग को बृहदत्त को, देखिए अंग को बृहदत्त को हराकर मगध का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। अंग को बृहदत्त को हराकर मगध का हिस्सा बनाते हैं। अंग के राजा थे बृहदत्त और उसको हरा करके जो है अंग को मगध में मिला लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, जो बिंबिसार थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। अभी हम बोले आपको महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, और जीवक इलाज के लिए गए थे महात्मा बुद्ध का, ठीक है। जीवक जो है महात्मा बुद्ध का इलाज करने गए थे। जब महात्मा बुद्ध का जो तबीयत खराब हुआ था तो जो जीवक है महात्मा बुद्ध का इलाज करने गए थे।
अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत पांडुरंग से, जो पांडु रोग, एक कोई रोग का नाम था पांडु रोग, उसी से जो है ग्रसित हो गए थे। राजा चंद्रप्रद्योत की इलाज के लिए जीवक को भेजा। ठीक है, राजा जो है, राजा उस समय के राजा थे, चंद्रप्रद्योत की इलाज के लिए जीवक को भेजा। अधीनता स्वीकार। ठीक है, अधीनता जो है उन्होंने स्वीकार किया। पुत्र जो है, पुत्र था अजातशत्रु ने हत्या कर दिया बिंबिसार का। अजातशत्रु का जो पुत्र था, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, वो बिंबिसार का मृत्यु कर दिया। ठीक है, उनका हत्या करके खुद जो है गद्दू पे बैठ गया। तो बिंबिसार के बाद जो गद्दी पे बैठेगा उसका बेटा बैठेगा अजातशत्रु, जो उसी का बिंबिसार का बेटा है। तो हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है 492 में बैठा गद्दी पे। ठीक है, तो 492 में बैठा और इसका जो मृत्यु हुआ 460 BC में हो गया। 32 वर्ष तक शासन करता है, राजधानी है इसका भी राजगृह ही। ठीक है, और इसको जो है पितृहंता कहा जाता है क्योंकि अपने बाप को मार देता है। तो अजातशत्रु का बाप का नाम था बिंबिसार। ठीक है, और इसको पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता का मतलब पिता का हत्या करने वाला। ठीक है, और अजातशत्रु का नाम था कुनिक, उपनाम था कुनिक। प्रसेनजीत काशी को वापस ले लिया। ठीक है, प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत जो काशी दहेज में दिया था वो क्या किया, काशी को वापस ले लिया। आक्रमण कर दिए प्रसेनजीत पे। तो क्या हुआ, जब प्रसेनजीत जो है काशी वापस ले लिया तो अजातशत्रु प्रसेनजीत पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, कि काशी को तुम कैसे वापस ले लिए, काशी को तो हमको हमारे पिताजी को दहेज में मिला था। तो इसीलिए वो क्या किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया प्रसेनजीत पे। काशी को पुनः वापस प्रसेनजीत से ले लिया। अब देखिए क्या करता है कि अजातशत्रु फिर से दोबारा काशी जीत लिया प्रसेनजीत से, मतलब छीन लिया लड़ाई करके। ठीक है, उसके बाद शादी करता है वजीरा से, प्रसेनजीत की बेटी से। देखिए, और उसका बाप जो है ये बिंबिसार था, प्रसेनजीत की बहन से शादी कर लिया। अब अजातशत्रु जो है काशी को छीन भी लिया और प्रसेनजीत की बेटी से ब्याह कर लिया। ठीक है, तो इतना तो खेला होता है हिस्ट्री में, इतना कुछ ये सब याद कर लेंगे अब, लेकिन एग्ज़ाम में पूछता है तो क्या कीजिए, याद करना ही पड़ेगा। उनके जो मंत्री का जो नाम था जो है वर्षकार, यानी वैशाली में जो है उन्होंने क्या किया, फूट डलवा लिया। उनका जो मंत्री था वर्षकार, वैशाली में फूट डलवा लिया। देखिए जो नोट है वो शॉर्टकट में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आता है तो मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप 1-2 बार लूसेंट पढ़े हुए हैं तो आपको ये नोट्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप एक बार सर से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये नोट्स अभी जो हम करवा रहे हैं वो जो न्यू बच्चों के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैशाली का आक्रमण। ठीक है, वैशाली पर जो है आक्रमण कर दिया। कौन किया आक्रमण, तो अजातशत्रु किया। फिर उसके बाद जो इसका जो हथियार है, कौन सा हथियार, महाशिलाकंटक और रथमुसल। देखिए महाशिलाकंटक और रथमुसल से आप लोग जब बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें जो है प्रभास हीरो था, वो महाशिलाकंटक का उपयोग करते हैं। जो पत्थर था, गोल पत्थर। ठीक है, उसको जब घोड़ा से जाता है इसमें हुक फंसा के जो फेंक देता है, वो महाशिलाकंटक उसको बोलते हैं। ठीक है, जो प्रभास यूज़ किया था बाहुबली मूवी में। और जो रथ मुसल था, जो रथ पे जो आगे में चक्री लगा हुआ था, तो भल्लाल देव इसको यूज़ करता था। ठीक है, ये दोनों आपको बाहुबली मूवी में देखने को मिलेगा। ये वही 2 हथियार है जो है अजातशत्रु जो है यूज करता था अपने आक्रमण में। ठीक है, युद्ध में। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म। ठीक है, अजातशत्रु प्रथम में जैन धर्म था और बाद में बौद्ध धर्म हो गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के समय में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। अब पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ उस समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था, तो कौन था, अजातशत्रु, क्योंकि इसी के समय में उनका मृत्यु हुआ था। और इन्हीं के जब मृत्यु हुआ उसी समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में। ठीक है, और दूसरा हुआ था, आप लोग बताइए, दूसरा कमेंट करके बताइए कि दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। ठीक है, तो तीसरा हम बता देते हैं, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चौथा भी आप लोग बताइएगा कि चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था।
ठीक है, आपको ये 2 बताना है। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए इसी तरीके से याद रहेगा, ठीक है। जो पढ़ाते हैं उसको याद करने का तरीका यही है कि आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। पुत्र, अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयीन, उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। लो, अजातशत्रु अपने बाप का हत्या कर दिया बिंबिसार का, ठीक है। और जो अजातशत्रु का बेटा था उदयीन, वो अपने बाप का हत्या कर दिया। मतलब एक दूसरे को बाप का हत्या करते रहा ये लोग। तो उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। फिर उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा, उदयीन बैठा। तो उदयीन जैन धर्म मानने वाला था, उदयीन जैन धर्म मानने वाला था और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और राजधानी भी बनाया, ठीक है। अन्य नाम जो इसका नाम है उदाई है और उदयभद्र है, ठीक है। उसका अन्य नाम पुत्र, इसका जो पुत्र था उसका पुत्र था नागदशक, एक अयोग्य शासक था, ठीक है। उदयीन का पुत्र था जो है नागदशक, एक अयोग्य शासक था। नागदशक के बारे में पढ़ते हैं। नागदशक जो है अंतिम शासक, नागदशक जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है। इसकी हत्या इसी के सेनापति जो है शिशुनाग ने कर दिया। एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया, ठीक है। देखिए दोस्त, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य में किसने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो कौन बनाया था पाटलिपुत्र का राजधानी? उदयीन बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पाटलिपुत्र का स्थापना किया और राजधानी बनाया। तो ऐसे ही आपको याद रखना। चलिए अब पढ़ते हैं शिशुनाग वंश, ठीक है। तो शिशुनाग वंश 412 BC से लेकर 344 BC के बीच में हुआ। तो शिशुनाग वंश का स्थापना किया था शिशुनाग। इसकी जो राजधानी थी वैशाली था, ठीक है। शिशुनाग जो है नागदशक का हत्या करके अपना वंश स्थापना करता है और अपनी जो राजधानी है वो बनाता है वैशाली को, ठीक है। अवंती को पूर्णतः जीतकर मगध का हिस्सा बना लेते हैं। अवंती को जो है जीत करके क्या करते हैं, वो मगध का हिस्सा बना लेते हैं। और इसका जो उत्तराधिकारी था, यानी शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कालाशोक हो जाएगा। कालाशोक ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा को बनाया, ठीक है। पाटलिपुत्रा को बनाया। और पाटलिपुत्रा को और किसने राजधानी बनाया था पहले? तो उदयीन ने बनाया था। राजगृह को हटा करके जो है उदयीन ने जो है पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 BC में स्थान वैशाली, ठीक है। और अध्यक्ष था सावाकामी और शासक था कालाशोक। देखिए नोट्स इसीलिए ये बेस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो आप कालाशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ बौद्ध संगीति के बारे में, ये क्या है कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड किया हुआ है ये नोट्स। इसीलिए आपको जब बार बार सर भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, ये नोट्स बहुत ही बेस्ट है कि कोई भी जो कंपटीशन का तैयारी करता है, जो बिहार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये नोट्स जो है आपके लिए बेस्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा बौद्ध संगीति, अब जब आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि कमेंट करने के लिए, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष था इसका सावाकामी और शासक था कालाशोक। कालाशोक जो है उसके बाद नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक इस वंश का, यानी कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन, इसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश का स्थापना किया, ठीक है। तो नंद वंश का स्थापना कौन किया? तो महापद्मानंद नंदीवर्धन का हत्या करके नंद वंश का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो अब क्या शुरू होगा? नंद वंश शुरू होगा। और महापद्मानंद के बारे में, नंद वंश शुरू होगा, महापद्मानंद के बारे में पढ़ेंगे कि नंद वंश का स्थापना किया, फिर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और जैन धर्म को मानने वाला था महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद जो थे निम्न जाति के थे और क्षत्रियों का नाश करके सर्व क्षत्रियांतक की उपाधि धारण किया था, ठीक है। क्षत्रियों का नाश करके सर्व क्षयांतक की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। और कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक महापद्मानंद कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने और उसको जीता भी था, लेकिन कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक अगर पूछ देगा तो काला अशोक हो जाएगा। कलिंग को जीतकर
एकराट की उपाधि धारण किया था। एकराट की उपाधि धारण किया था कौन? तो किया था महापद्मानंद। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस नोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स में कोई भी ऐसा बकवास चीज़ नहीं लिखा हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा, देख के आप जो है मतलब दिमाग लगाकर पूरा याद करना है। ठीक है, कलिंग को जीतकर महापद्मानंद एकराट की उपाधि धारण किए। ठीक है, और परशुराम की अवतार माना जाता है, यानी महापद्मानंद को परशुराम का अवतार भी माना जाता है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। आपको पता ही है कि कलिंग का जो कलिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में और अशोक के बारे में या फिर जो मौर्य साम्राज्य में। तो कलिंग का राजधानी बहुतों को नहीं पता होता है। तो कलिंग का राजधानी है तोसली। से जैन संत जो है जिनसेन की प्रतिमा को लाकर पाटलिपुत्रा में क्या करते हैं? वो स्थापित करते हैं। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली से जैन संत जिनसेन की प्रतिमा को लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कलिंग नरेश खारवेल पुनः आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को वापस ले आ जाते हैं। जानकारी मिलता है कि कलिंग नरेश के हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, कहाँ से मिलता है? देखिए अब ये जो है, अब हम लोग जब इतना पढ़ रहे हैं जिनसेन की प्रतिमा, अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि देखिए जिनसेन के लिए जो है बार बार जो है लड़ाई हो रहा है। तो जिनसेन की प्रतिमा को कौन लाया? कलिंग की राजधानी तोसली से जिनसेन की प्रतिमा को लाया जो है आपको लाया था कौन? महापद्मानंद। और महापद्मानंद से दोबारा छीन करके कलिंग का जो राजा था यानी खारवेल, वो दोबारा जो है महापद्मानंद से आक्रमण करके जिनसेन की प्रतिमा को वापस ले आता है। ठीक है, और ये पता किससे चलता है कि ऐसा कुछ हुआ लड़ाई वड़ाई? ये पता चलता है कलिंग नरेश के हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महापद्मानंद का जो उत्तराधिकारी था वो था घनानंद। ठीक है, घनानंद। अब देखिए आगे है, अब घनानंद के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, सिकंदर के समकालीन थे। जो घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, सिकंदर के बारे में एक डिटेल सा पैराग्राफ है, वो भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इसके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, घनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसके द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया। इसके द्वारा चाणक्य का अपमान किया था। आप लोगों को पता ही होगा कि घनानंद जो है चाणक्य को जो है अपमान करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिए थे। और फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, ठीक है, जो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे थे तो उनको जो है शिक्षा दीक्षा दे करके दोबारा से आते हैं और उनको घनानंद को हटा करके चाणक्य को राजा बनाते हैं। ठीक है, और फिर जो है अपना उस सभा का प्रधानमंत्री बन जाते हैं चाणक्य। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा। तो चाणक्य जो है अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट नाम है। चाणक्य का दूसरा नाम जो है अन्य नाम विष्णुगुप्त है और कौटिल्य है। अच्छा, चाणक्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अब पूछता है क्या कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है राजनीति से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या करवा देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना होता है। ठीक है, हम आपको ये बता दिए पहले ही। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिया हिमालय कश्मीर का राजा प्रवर्तक ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जिसने साथ दिया, ठीक है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का जो जिसने साथ दिया वो कौन था? वो था हिमालय कश्मीर का राजा प्रवर्तक। ठीक है, हिमालय कश्मीर का राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था घनानंद को हराने में। ठीक है, ये आप समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, भारत पर मौर्य वंश से पूर्व 2 विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, 2 विदेशी आक्रमण, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए हम जोर दे के आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए पहला जो आक्रमण हुआ था ईरान फारस के द्वारा हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो आक्रमण हुआ था यूनानी द्वारा सिकंदर। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रथम पूछेगा प्रथम विदेशी आक्रमण तो हो जाएगा ईरान फारस। ठीक है, और दूसरा विदेशी आक्रमण पूछ देगा तो हो जाएगा यूनानी द्वारा सिकंदर। ठीक है, यह दूसरा विदेशी तथा प्रथम यूरोपीय आक्रमण था। ठीक है, दूसरा विदेशी प्लस प्रथम यूरोपीय। तो चलिए अब इसको डिटेल से समझते हैं। डिटेल से तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था ईरान फारस के
हकमनी वंश के राजा ने किया था, और हकमनी वंश के संस्थापक थे साइरस दो, ठीक है। इस वंश का शासक जो है डेरियस वन, इसको बोलते हैं दारा वन भी बोलते हैं, ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा, यानी कि अगर पूछ देगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था, ठीक है, क्योंकि ये अभी बीसी में चल रहा है हम लोग का, जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बीसी यानी ईस्वी से पहले, ठीक है। ईस्वी से पहले समझ में आ रहा है आपको? अंग्रेज़ के बहुत पहले भाई, अंग्रेज़ तो इधर आया है 1600 ईस्वी में, तो हम लोग ईस्वी में पढ़ रहे हैं। मतलब यही है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा कौन था, तो ये हो जाएगा डेरियस, ठीक है। और कहाँ से संबंधित था, तो ईरान फारस से संबंधित था। और शासक कौन था, तो हकमनी वंश, ठीक है, ये आपको याद रखना। और हकमनी वंश के जो संस्थापक है वो था साइरस वन था, ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक जो था वो था डेरियस थ्री, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक था डेरियस थ्री, को सिकंदर ने पराजित कर दिया। जो सिकंदर था, देखिए यहाँ पर सिकंदर था, यूनानी द्वारा सिकंदर, ये सिकंदर जो था जो यूनानी का था, जो यूरोप से आया था, उसने क्या किया, डेरियस को हरा दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया, और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। किसने राज्य स्थापित किया, तो यूरोप का जो राजा था यानी सिकंदर, ठीक है, सिकंदर के द्वारा। तो ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण कौन किया था, तो किया था यूनानी, जो सिकंदर था। और ये दूसरा विदेशी था, लेकिन प्रथम यूरोपीय था, ठीक है, प्रथम यूरोपीय था। आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रथम यूरोपीय, ठीक है। तो चलिए आपको हम बता दिए विदेशी आक्रमण के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते क्या देखते हैं, देखिए अब सिकंदर के बारे में अभी जो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, सिकंदर के बारे में आप पढ़ा देते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे मौर्य वंश, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। आज हम सिकंदर तक ख़त्म कर देते हैं। तो सिकंदर तक चलिए, सिकंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। अभी जितना पढ़ रहे थे आप लोग इसको जो है और भी जो है ध्यान से पढ़ना है। इससे अच्छा नोट्स और इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग भटकते रहिए, वही 10 मिनट का वीडियो देखते रहिए, 10 मिनट देखिएगा, पता नहीं कौन कौन से कहाँ से चैप्टर सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा देता है, आपको याद नहीं रहेगा। तो बस यही खेलते रहिए आप लोग, वीडियो आपको जो है प्रॉपर वीडियो जो है यहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर किसी सर का कोर्स लेकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये मास्टर वीडियो ही एक तरीके से समझिए। अब इसको जो है बाद में हम क्या करेंगे कि हर वीडियो कंबाइन करके जो है 3-4 वीडियो बना देंगे, ठीक है। जैसे 10-10 घंटा का वीडियो का हम इसको बना करके यूट्यूब अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को सुविधा हो पढ़ने में, ठीक है। चलिए सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले तो यही बात, सिकंदर का जन्म हुआ था 356 BC में। स्थान था मकदूनिया यूनान, ठीक है। ये भी पूछता है कि उसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो मकदूनिया में हुआ था, यूनान में हुआ था। इनका जो मूल नाम था अलेक्जेंडर नाम था, ठीक है। और ये पूछता है कि सिकंदर का पिता का नाम क्या था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, ठीक है, जो मकदूनिया का शासक था 359 ईस्वी में, 359 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा मसीह का जन्म से पहले। अच्छा, सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु था, ठीक है। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, और सिकंदर का जो पत्नी थी उसका नाम था रक्साना, और इसको रेक्सोना भी बोल सकते हैं, कभी कहीं आपको रेक्सोना भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सिकंदर का घोड़ा का नाम था बहुकेफला सिकंदर के घोड़ा का नाम था। सिकंदर का जल सेनापति और थल सेनापति, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जल सेनापति था निर्याकस, ठीक है, जल सेनापति था निर्याकस, और थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर था, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत पर आक्रमण किया था ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सिकंदर ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया, तो हो जाएगा 326 BC में। अब बोलेगा भारत से लौटा कब, 325 BC में, ठीक है। और इसका मृत्यु, सिकंदर का मृत्यु हो जाता है 323 BC में। ईस्वी, हम बार बार ईस्वी बोल रहे हैं, सॉरी इसके लिए। 325 ईस्वी में, फिर ईस्वी बोल दिए, 325 BC में जो है भारत से वो लौटते हैं, ठीक है। और जैसे ही वहाँ से लौटता है तो वो उसका जो है 323 BC में इसका मृत्यु हो जाता है,
अब यह देखिए भारत में व्यतीत किया, भारत में उस वो रहा कि केवल 19 महीना भारत में रहा था, ठीक है। और ये क्या था, ये क्या है, ये अफलातून, देखिए यहाँ पर गुरु का नाम है, देखिए अफलातून के गुरु का नाम था सुकरात, और सुकरात के गुरु का नाम था प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के, हम उल्टा बोल दिए भाई, हम उल्टा बोल दिए, सॉरी। देखिए सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात, और अफलातून जो है सुकरात का गुरु था। अब ये चलेगा कैसे, ये नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है आप लोग। और इसको याद करने का ट्रिक है, देखिए AS PA और S, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, AS PA S, ऐसे अस्पास बोल दिए ना, अस्पास, आसपास, जो आसपास बोलते हैं ना हम लोग, जब हम लोग छुपा छुपी खेलते हैं, बचपन में खेलते थे तो क्या बोलते थे, आसपास, तो यह आसपास, AS PAS, तो आसपास। आसपास अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो है गुरु का नाम मतलब आप निकाल सकते हो ट्रिक से, अगर आप इसको इस तरीके से याद कर लेते हो तो आसपास से, ठीक है। चलिए अब तक्षशिला पूछ जाता है कि तक्षशिला किस नदी के बीच में स्थित है, तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। तक्षशिला जो है अभी पाकिस्तान में है, कि तक्षशिला के शासक राजा आम्भी पर आक्रमण किया, और राजा आम्भी ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। तक्षशिला का शासक जो था आम्भी पर सिकंदर ने आक्रमण किया, और आम्भी जो है हार स्वीकार कर लेता है, ठीक है। देखिए अब देखिए पंजाब और कश्मीर के शासक जो था राजा पोरस पर आक्रमण किया, पंजाब और कश्मीर के शासक राजा पोरस पर आक्रमण किया, और युद्ध हुआ जिसे झेलम, बिस्तता और डायस्पेसिस का युद्ध कहते हैं। और ये जो युद्ध हुआ 326 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध जो है आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। ये झेलम, बिस्ता, डायस्पेसिस का युद्ध जो हुआ था 326 BC में हुआ था, ठीक है, 326 BC में हुआ था, आप लोग को इसमें याद रखिएगा, जिसे राजा पोरस जो है पराजित हो गया, ठीक है, राजा पोरस हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। पत्नी रक्सोना, जो सिकंदर की पत्नी थी रक्सोना, राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधी, देखिए इनकी जो पत्नी थी रक्सोना, राजा पोरस की लड़ाई पर राखी बांधी। पोरस कौन था, तो पोरस जो था पंजाब कश्मीर का जो राजा था वही पोरस था, जो सिकंदर के द्वारा हार जाता है, लेकिन सिकंदर की जो पत्नी होती है रक्सोना, वो राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधती है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि झेलम, बिस्ता, डायस्पेसिस का युद्ध कब हुआ था, आप लोग नीचे कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है, कमेंट करके जो आप लोग जो है बताइए, तो इससे जो है झेलम, बिस्ता, डायस्पेसिस का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार करने के लिए इनकार कर देता है, तो ये ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। और इनकी मृत्यु देखिए, हम आपको जो है पहले ही बता दिए थे कि सिकंदर की जो मृत्यु है 323 BC में हुआ था बेबीलोन में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, तो 323 BC में हुआ था और बेबीलोन में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था मकदूनिया में हुआ था, ठीक है, और मरण हुआ था बेबीलोन में। अच्छा, इनका मकबरा यानी सिकंदर का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो बेबीलोन में है। विश्व का प्रथम विश्व बाज़ार, ठीक है, विश्व का प्रथम विश्व बाज़ार है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ देगा विश्व का प्रथम विश्व बाज़ार अलेक्जेंड्रिया है। देखिए ये जो नोट में जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और सर को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है सर को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है। और ये नोट है ये बताते किसका नोट का संकलन किया हुआ। इसमें जो है लूसेंट भी है, घटना चक्र भी है, दृष्टि भी है, बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का संग्रह भी है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं आपको ये नोट पढ़ लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो वो था सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, सिकंदर का सेनापति था और थल सेनापति था, ठीक है। और आप सिकंदर के जल सेनापति का नाम हमको कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। ऐसा ही हम जो है आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछते रहेंगे ताकि जो पहले पढ़ाएं अभी वो आपको याद रहे। नहीं याद है तो पीछे जाइए और देख के बताइए हमको कमेंट करके
कि सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था, और सिकंदर का मृत्यु कब हुआ ये भी बताइए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति, शासन किया मुल्तान और सिंध पर शासन किया। एक मिनट बोलते बोलते ना गला में खराश हो जाता है। देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो है मुल्तान और सिंध पे शासन करता है, और वो भारत पर आक्रमण करता है 305 ईस्वी में। ठीक है, 305 BC में भारत पर आक्रमण करता है सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजित हो गया। ठीक है, क्योंकि उस समय मौर्य साम्राज्य इतना मजबूत शासक था, जो वंश था उसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, उस समय कोई भी शासक आ जाता, विश्व का कोई भी शासक आता, उसको हारना निश्चित था। ठीक है, तो सिकंदर जो है सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य उसको जो है हरा देता है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ। ठीक है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है और उसकी बेटी से ब्याह कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है कि पहला विदेशी शादी किया था। ठीक है, पहला विदेशी शादी कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से किया था। उसका नाम क्या था? हेलेना या फिर कार्नेलिया। और दहेज में दिया चंद्रगुप्त को, सेल्यूकस निकेटर में दहेज में दिया। वो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कौन कौन सा जो है जगह मिला था? तो ये मिला था, वो काबुल मिला था, कंधार मिला था, फिर हेरात मिला था, फिर मकरान मिला था। ये 4 जगह जो है दहेज में मिला था। किसको दहेज में मिला था? जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में 500 हाथी, ठीक है, दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में 500 हाथी किसको दिया था? तो सेल्यूकस निकेटर को दिया था। प्रथम विदेशी शादी हुआ था, ये आपको बता ही दिए। अच्छा, राजदूत जो कि सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज, जो यूनान से था। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, सिंपल सा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, इंडिका में क्या क्या लिखा हुआ है? जो इंडिका पुस्तक उसमें लिखा हुआ है दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, दास प्रथा का उसमें उल्लेख नहीं है। इसके अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, मेगास्थनीज के पुस्तक जो इंडिका है उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब अपना जो है इतना ही बचा हुआ है आपका। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के बारे में इतना बचा हुआ। सीरिया नरेस एंटियोक्स का जो राजदूत था डायमेकस। ठीक है, डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में भारत आए। इन्हें मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आया और इन्हें मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको? डायमेकस को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि मिस्र का शासक फिलाडेल्फस टॉलमी II का राजदूत था डायनेसियस। ठीक है, राजदूत था, कौन था? डायनेसियस। यानी मिस्र का शासक फिलाडेल्फियस टॉलमी II का राजदूत कौन था? तो डायनेसियस था। डायनेसियस जो है यहाँ पर ये डायनेसियस बिंदुसार तथा अशोक के दरबार में भारत आया था। डायनेसियस जो है बिंदुसार और अशोक के दरबार में भारत आया था। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, और ये इतना जो है आप पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको बार बार क्वेश्चन को देखते रहना है, ताकि तभी जाकर आपके माइंड में फिट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको भी याद नहीं है, हम पढ़ते हैं भूलते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, और एक बार में सबको याद हो जाए तो कोई बेरोजगार रहेगा जी? सबका एग्ज़ाम नहीं निकल जाएगा। तो जो जितना बार रिवीजन करेगा उसको उतना ही बार याद रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन रिवीजन कोई नहीं कर पाता है। तो शांति से बैठ करके उसको बार बार पलट के रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए, बिंदुसार सीरिया नरेस एंटियोकस के 3 वस्तु की मांग किया। बिंदुसार सीरिया नरेस एंटियोकस से 3 वस्तु का मांग किया, जिसमें मदिरा, शराब, ठीक है,
सूखा अंजीर और दार्शनिक। ठीक है, जिसमें यह है कि मदिरा तो मिला, सूखा अंजीर मिला, लेकिन दार्शनिक जो है क्रॉस लगा हुआ, यानी कि दार्शनिक कोरेस जो है दार्शनिक नहीं मिल पाया। ठीक है, बिंदुसार सीरिया नेरेस एंटियोकस से 3 वस्तु का मांग करता है, लेकिन उसमें 2 वस्तु तो उनको मिल गया, लेकिन 1 वस्तु नहीं मिला। 2 वस्तु जो मिला वो था इसमें मदिरा यानी शराब, सूखा अंजीर, जो अंजीर हम लोग फुला के खाते हैं ना, वो अंजीर तो उसको मिला। ठीक है, लेकिन दार्शनिक नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आई होप हम लोग जो है सिकंदर को पूरा पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, मौर्य साम्राज्य से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के जो फरमाइश था कि सर आवाज़ में दिक्कत था, तो आज हम आवाज़ में आपका जो सॉर्ट आउट कर दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आप बोले कि सर आवाज़ में दिक्कत है, तो हम आपके लिए माइक का भी प्रबंध कर दिए। ठीक है, तो इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए आप जो है थोड़ा सा कीजिए। और हम बारी बारी से सारा हम हिस्ट्री और केमिस्ट्री हो गया, आपको बिहार स्पेशल, ये 3 लेकर अभी चल रहे हैं। अभी अपना केमिस्ट्री का जो है 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, ये 4था लेक्चर है, तो ये भी अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का 1 लेक्चर हम अपलोड कर दिए हुए हैं, और दूसरा लेक्चर जो है आपको आज कल में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल का भी वीडियो हम आपको, ज़्यादा तो नहीं है, उसको हम 5-6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपके लिए हम सोचे रखे हैं। सो प्लीज़ आप लोग मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जब आप लोग वीडियो बनाइएगा कभी फ्यूचर में, तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा परेशानी होता है। ठीक है, सो चलिए वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।